हेलो गाइस, आप सभी लोगों का एक बार फिर ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करते हैं। आज हम यहाँ पर स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर 4 को और यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे संविधाओं का विखंडन। आप कौन सा एक्ट पढ़ रहे हैं? निर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के संबंध में आज आप यहाँ पर पढ़ने जा रहे हैं। चलिए जरा ध्यान दीजिए, सेक्शन 27 से लेकर के हम लोग 30 तक इसे कवर करने की कोशिश करते हैं। सेक्शन 27 टू 30 जो चैप्टर 4 दिया गया, चैप्टर 4 को हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। सेक्शन 27 पर एक बार नजर डालिए। जहां विखंडन न्याय निर्णीत या नामंजूर किया जा सकेगा। सब क्लोज फर्स्ट पर एक नजर डालिए। सेक्शन 27 सब क्लोज नंबर आप फर्स्ट पढ़ रहे हैं यहाँ पर। तो देखिए, किसी संविधान में हेतुबद्ध कोई व्यक्ति इसे विखंडित कराने के लिए वाद ला सकेगा और ऐसा विखंडन न्यायालय द्वारा निम्नलिखित में से किसी भी दशा में न्याय निर्णीत किया जा सकेगा। अर्थात किन कंडीशनों में यहाँ पर न्याय निर्णीत किया जा सकेगा? तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर कहा गया कि जहां संविदावादी द्वारा शून्य करनी या पर्यवसाय हो, और खा में बात की गई कि जहां देखते ही प्रकट न होने वाले कारणों से संविदा विधि विरुद्ध हो और प्रतिवादी का दोषवादी से अधिक हो। तो इन दोनों कंडीशनों में क्या किया जा सकता है कि जहां विखंडन न्याय निर्णीत या नामंजूर किया जा सकेगा, तो यहाँ पर ऐसे जो कॉन्ट्रैक्ट हैं उनको क्या किया जा सकता है? विखंडन कराने के लिए वाद ला सकेगा। कौन सी दो टर्म्स कंडीशन है? इन पर पहले एक बार जरा ध्यान दीजिए, फिर से रिपीट कर रहा हूं मैं आपको। फर्स्ट टर्म्स कंडीशन दी गई है कि जहां संविदावादी द्वारा शून्य करनी हो या पर्यवसाय हो। किसके द्वारा? वादी के द्वारा। तो शून्य करने कब होती है? जैसा कि आपने कॉन्ट्रैक्ट में पढ़ा हुआ कि जब दोनों पक्षकार में से कोई भी एक पक्षकार क्या हो, भूल से की गई कोई संविदा हो, तो क्या करा सकते हैं? उसको शून्य करनी घोषित किया जा सकता है। आपको मालूम है शून्य करने की डेफिनेशन कौन से उसमें दी गई है? एक मैंने आपको बताया हुआ था, टिप्स CAR, हाँ, और कार कैसी थी? TPP, यही थी ना? तो अगर हम इस फॉर्मूला को यूज करते हैं तो यहां पर क्या हो जाएगा? कॉन्ट्रैक्ट वॉइड एंड वॉइडेबल, ऐसे ही है ना? ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा? श्योर? अरे वाह, आप लोगों को तो पता चल गया आसानी से। देखिए, तो कहा गया कि जहां संविदावादी द्वारा शून्य करनी की जा सकती हो या पर्यवसाय हो, तो ऐसी सिचुएशन के लिए किसी संविदा में हितबद्ध कोई व्यक्ति जो कॉन्ट्रैक्ट किया गया उसमें से कोई भी जो पार्टी हो, ए पार्टी या फिर बी पार्टी, तो कहा गया हितबद्ध पार्टी में से कोई भी हो तो इसे क्या करा सकता है? विखंडित कराने के लिए वाद ला सकेगा और ऐसा विखंडन न्यायालय द्वारा निम्नलिखित में से किसी भी दशा में न्याय निर्णीत किया जा सकेगा। तो जो पक्षकार हैं, पक्षकारों में से कोई भी व्यक्ति विखंडित कराने के लिए वाद ला सकता है और उस सिचुएशन में जहां संविदा वादी द्वारा शून्य करनी या पर्यवसाय हो, तो इसके लिए न्याय निर्णीत कौन कर सकता है? न्यायालय। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, खा नंबर पॉइंट में क्या बात की गई है कि जहां देखते ही प्रकट ना होने वाले कारणों से संविदा विधि विरुद्ध हो, कि जहां देखते ही प्रकट ना होने वाले, मतलब देखने से यह पता ना चलता हो कि संविदा कैसी है? विधि विरुद्ध है, तो उस कंडीशन में और प्रतिवादी का दोष वादी से अधिक हो, तो भी यहाँ क्या किया जा सकता है? जो पक्षकार हैं उनमें से संविदा को विखंडन के लिए वाद लाया जा सकता है और किसी भी दशा में न्याय निर्णीत किया जा सकेगा न्यायालय के द्वारा। इन दोनों में से का और खा, ये दोनों क्लियर हुआ तो सभी को कि नहीं? चलो, जो इंग्लिश मीडियम के वो भी थोड़ा सा एक नजर डाल लीजिए। आप चैप्टर यहाँ पर 4 पढ़ रहे हैं, रेसिशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स, सेक्शन 27, ये VIP है, थोड़ा सा ध्यान रखना। और यहाँ पर बात की गई है वेयर रेसिशन में बी
adjust or refuse. सब क्लोज नंबर फर्स्ट सेक्शन 27 सब क्लोज नंबर फर्स्ट पर एक नजर डालिए। यहाँ कहा गया एनी पर्सन इंटरेस्टेड इन अ कॉन्ट्रैक्ट मे sue to have it rescinded and such rescission may be adjudged by the court in any of the following cases, namely where the contract is voidable or terminable by the plaintiff। जब प्लेंटिफ के द्वारा केस कैसा होना चाहिए, या तो वो वॉइडेबल करवा सकता हो या टर्मिनेबल करवा सकता हो। तो इन दोनों ही सिचुएशन में यहाँ पर वो sue to have it rescinded, तो यहाँ पर केस फाइल कर सकते हैं। और नेक्स्ट यहाँ पर जरा ध्यान दीजिएगा, वेयर द कॉन्ट्रैक्ट इज अनलॉफुल, जहाँ कॉन्ट्रैक्ट कैसा हो, अनलॉफुल फॉर कॉजेज नॉट अपरिएंट, जिसके जो कारण है वो डायरेक्ट ना दिखते हो, प्रिंट ना होते हो, ऑन इट्स फेस एंड द डिफेंडेंट इज मोर टू ब्लेम देन द प्लेंटिफ। तो यहाँ पर क्या है, जो वादी से ज्यादा प्रतिवादी, डिफेंडेंट क्या हो, मोर टू ब्लेम। तो इन दोनों सिचुएशन में ही यहाँ पर वाद फाइल किया जा सकता है और कोर्ट उसे क्या कर सकता है, केस उसको कॉन्ट्रैक्ट को विखंडित कर सकता है। नेक्स्ट जरा ध्यान दीजिए, सब क्लोज नंबर 2 पर एक नजर डालते हैं हम लोग। 2 में देखिए क्या कहा गया, उपधारा 1 में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, जो आपने 1 में पढ़ा उसमें न्यायालय संविदा को विखंडित करने से इनकार कर सकेगा। कौन कर सकेगा, न्यायालय संविदा को विखंडित करने से इनकार कर सकेगा। किन सिचुएशन में, नंबर का, जहां वादी ने अभिव्यक्त या विवक्षित रूप से संविदा का अनुसमर्थन किया हो। कहां पर, जहां वादी ने अभिव्यक्त या विवक्षित रूप से संविदा का अनुसमर्थन किया हो, तो उस कंडीशन में यहाँ पर न्यायालय विखंडन से इनकार भी कर सकेगा। और सब ये खा में जरा ध्यान दीजिए, आप पढ़ रहे हैं सेक्शन 27 सब क्लोज 2 और 2 का खा। कहा गया कि जहां परिस्थितियों के परिवर्तन के कारण जो संविदा के किए जाने के पश्चात हुई, स्वयं प्रतिवादी द्वारा किए गए कार्य के कारण ना हुई हो, तो पक्षकारों को उस स्थिति में सारभूत रूप से प्रत्यावर्तित नहीं किया जा सकता जिनमें वे थे संविदा की गई थी। देखिए यहाँ पे प्रोसेस को रिपीट कर रहा हूँ, जरा ध्यान दीजिएगा। क्या कहा गया कि जहां परिस्थितियों के परिवर्तन के कारण जो सिचुएशंस थी वो चेंज हो गई हैं, जो संविदा के किए जाने के पश्चात हुई। तो जब संविदा की गई थी तब ऐसी परिस्थितियां नहीं थी, बाद में वो बदल गई। अब क्या कहा गया कि जो स्वयं प्रतिवादी द्वारा किए गए कारण के कारण ना हुई, पर वो प्रतिवादी ने कोई ऐसा कार्य न किया हो जिसकी वजह से परिस्थितियां बदल गई हो, तो पक्षकारों को उस स्थिति में सारभूत रूप से प्रत्यावर्तित नहीं किया जा सकता, और जिसमें वे थे और जबकि संविदा की गई थी। जो इंग्लिश मीडियम के थे वो भी थोड़ा सा एक बार नजर डाल लीजिए यहाँ पर। Notwithstanding anything contained in subsection first, the court may refuse to rescind the contract. A. Where the plaintiff has expressly or impliedly ratified the contract. B. में where owing to the change of circumstances which has taken place since the making of the contract. जब कॉन्ट्रैक्ट किया गया था उसके बाद परिस्थितियां क्या हो गई, चेंज हो गई। तो देखिए कहा गया द पार्टीज कैन नॉट बी सबस्टेंटली रिस्टोर्ड टू द पोजीशन इन विच दे स्टूड देन द कॉन्ट्रैक्ट वाज मेड। तो उसको क्या किया जा सकता है, सबस्टेंटली रिस्टोर्ड नहीं किया जा सकता। कब तक, हाँ, अगर यहाँ पे परिस्थितियां जिसकी वजह से चेंज हुई, कौन था, नॉट बीइंग ड्यू टू एनी एक्ट ऑफ द डिफेंडेंट हिमसेल्फ। डिफेंडेंट के किसी कार्य के द्वारा अगर चेंज नहीं हुई है तो उन्हें सबसेंटली रिस्टोर नहीं किया जा सकता, अदरवाइज किया जा सकता है। नेक्स्ट जरा ध्यान दीजिएगा, सी में वेयर थर्ड पार्टीज हैव ड्यूरिंग द सबसिस्टेंसेस
of the contract acquired right in good faith without notice and for value or। जो हिंदी मीडियम के वो भी एक बार नजर डालिए। यहाँ क्या कहा गया कि जहां पर व्यक्तियों ने संविदा के अस्तित्व के दौरान सूचना के बिना सद्भाव पूर्वक एवं मूल्यार्थ अधिकार अर्जित कर लिया हो, वहां पर कहा में ज्यादा ध्यान दीजिए, जहां संविदा के केवल किसी भाग का खंडन विखंडन इप्सित हो और ऐसा भाग संविदा के अविशिष्ट भाग से पृथक्करणीय ना हो। देखिए क्या कहा गया यहाँ पर, जहां संविदा के केवल किसी भाग का विखंडन इप्सित हो यानी कि इच्छित हो कि कॉन्ट्रैक्ट का कोई भी पार्ट उसको विखंडन किया जा सकता है और ऐसा भाग संविदा के अविशिष्ट भाग से पृथक्करणीय ना हो, पर ऐसे भाग का पालन और उसको करने की जो बात की जाएगा संविदा का वो पार्ट ही पालन ना किया जाए तो पूरे संविदा ही भंग हो जाए, ऐसा कोई पार्ट है तो यहाँ पर क्या होगा, तब भी कोर्ट यहाँ पे क्या कर सकता है, इनकार कर सकेगा यानी कि रिफ्यूज कर सकेगा। जो इंग्लिश मीडियम के थे लास्ट वाला पॉइंट और नजर डाल लीजिएगा एक बार। Where only a part of the contract is sought to be rescinded and such part is not servable from the rest of the contract। केवल जो पार्ट था उसको अलग करके उसे सर्वेबल नहीं किया जा सकता, तो फिर क्या होगा, पूरा कॉन्ट्रैक्ट ही उसका वाइड हो जाएगा। अगर उसमें से कॉन्ट्रैक्ट में से उस पार्ट को अगर निकाल दिया जाए तो पूरा कॉन्ट्रैक्ट ही खत्म हो जाएगा। जहां ऐसी सिचुएशन होती है तो यहाँ पर कोर्ट क्या कर सकता है, कोर्ट में रिफ्यूज। नेक्स्ट जरा ध्यान दीजिएगा एक्सप्लेनेशन में, इन दिस सेक्शन कैन नॉट कॉन्ट्रैक्ट इन रिलेशन टू द टेरिटरीज टू विच द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 डज नॉट एक्सटेंड मीन अ कॉन्ट्रैक्ट इन राइटिंग। कहा गया इस धारा में उन राज्य क्षेत्रों के संबंध में जिन पर संपत्ति अंतरण 1882 का विस्तार नहीं होता है, संविदा से अभिप्रेत और लिखित में कोई संविदा है। ये केवल स्पष्टीकरण में बात की गई कि राज्य क्षेत्रों के संबंध में, जहां राज्य क्षेत्र की बात की गई है तो उन राज्य क्षेत्रों के संबंध में जिनमें संपत्ति अंतरण लागू नहीं है। इतना क्लियर हुआ ये सेक्शन 27 में आप लोगों को, जल्दी से बताइए। हाँ, अब इसको थोड़ा सा समझिए। सेक्शन 27 को दो पार्ट में डिवाइड किया गया, एक फर्स्ट पार्ट और दूसरा सेकंड। तो यहाँ देखिए सब क्लोज फर्स्ट और सब क्लोज सेकंड वैसे भी इन्होंने अलग अलग करके दिया है। पहले पार्ट में इन्होंने क्या किया कि संविदा को विखंडित कराने के लिए बाद ला सकेगा, फर्स्ट पॉइंट, ठीक है। अब सेकंड में यहाँ बात की गई है कि संविदा का बाद लाने के बावजूद भी क्या न्यायालय उसे संविदा के विखंडन के लिए मना कर सकता है, तो कहा गया यहाँ पर न्यायालय संविदा को विखंडित करने से इनकार कर सकेगा। तो यहाँ पर इनकार करने के लिए 4 टर्म्स कंडीशन दी गई, जैसे का, खा और गा और घा, ये 4 टर्म्स कंडीशन है जहां पर वो संविदा के विखंडन के लिए कोर्ट मना कर सकता है। और जो का और खा जो फर्स्ट पॉइंट के साथ में दिए गए हैं, का और खा, इनके बेस पर संविदा को विखंडित कर सकता है, ठीक है। इतना समझ आया सभी को? अब सुनिए, अब थोड़ा सा समझिए यहाँ पर कि कहा गया कि संविदा को विखंडित कौन करा सकता है और कब करा सकता है। तो पहले तो दो चीजों की यहाँ पे जरा ध्यान दीजिए। देखिए कहाँ पर यहाँ पे ध्यान देते हैं कि जहां संविदा वादी द्वारा शून्य करनी हो या पर्यवसी हो, तो वादी कब शून्य करनी करा सकता है, जब वादी को यह पता चल रहा है कि कोई चीज हमसे किसी भूलवश हो गई है जिसका हमें ज्ञान नहीं था, तो वो संविदा क्या हो जाती है कि दोनों पक्षकारों में से किसी एक के विकल्प पर शून्य करनी होती है और चाहे तो उस गलती को मान करके आगे कंटिन्यू करा सकता है। वो यही बात है ना शून्य करनी में, ठीक है। अब सुनिए जरा ध्यान दीजिए। तो अगर ऐसी सिचुएशन होती कि जहां संविदा वादी द्वारा शून्य करनी हो या वादी के आधार पर ही वो पर्यवसी हो, मतलब कॉन्ट्रैक्ट का पालन कर दे या ना कर दे तो वादी के ऊपर डिपेंड करता हो, तो वहां पर अगर वादी को लगता है कि कुछ गलती हो गई तो वादी क्या कर सकता है, संविदा को विखंडन कराने के लिए यहाँ वाद ला सकेगा। और न्यायालय क्या करेगा, यहाँ पे
विखंडन जो है ना वो न्यायालय द्वारा निम्नलिखित में से किसी भी दिशा में न्याय निर्णीत किया जा सकेगा। तो फर्स्ट कंडीशन तो ये थी। और सेकंड कंडीशन में ये कहा गया था कि कब कॉन्ट्रैक्ट को विखंडित कर सकता है। जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति से आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट किया, अब आपको लग रहा है कि बाई मिस्टेक हो गया है इसमें और कुछ चीजें उसने हमें क्लियर नहीं की, तो यहाँ पर ऐसे कॉन्ट्रैक्ट क्या कराए जा सकते हैं, शून्य करने। आप चाहो अगर उसने भले ही गलती की है लेकिन फिर भी आप सोचते चलो कोई बात नहीं उसको बियर कर लेंगे, तो आप उसको कॉन्ट्रैक्ट को कंटिन्यू रख सकते हो। और दूसरा क्या कर सकते हो कि अगर वो विधि द्वारा निषिद्ध हो तो सीधे सीधे शून्य हो जाता है। लेकिन विधि द्वारा तो वो निषिद्ध नहीं है, लेकिन पक्षकारों की किसी गलती के कारण उसे शून्य करने किया जा सकता है। एक तो फर्स्ट कंडीशन ये, तो यहाँ पे ऐसा हो सकता है। दूसरा कहा गया कि जहां देखते ही प्रकट ना होने वाले कारणों से संविदा विधि विरुद्ध हो। मान लो कोई संविदा विधि विरुद्ध हो और डायरेक्ट दिखाई नहीं देती है, ऐसे किसी को पता नहीं चलता कि ये विधि विरुद्ध है, लेकिन वो बाद में पता चलती है कि संविदा विधि विरुद्ध है। और यहाँ पर प्रतिवादी क्या करता है, कुछ चीजों को छुपा करके वादी से कोई कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है, लेकिन बाद में वादी को ये पता चलता है कि ये तो विधि विरुद्ध है। जैसे कई जगह आप देखेंगे नारकोटिक्स के कुछ पदार्थ हैं जो बेचने में कई कई जगह पाबंदी है, कई जगह नहीं है। और कुछ जगह आप देखेंगे लॉटरी वाला, जैसे पश्चिम बंगाल वगैरह में लॉटरी को वैलिड कर रखा है उन्होंने। मध्य प्रदेश और अदर स्टेट, कुछ और स्टेट हैं, यहाँ पर ऐसा किया गया कि अगर कोई लॉटरी का कार्यालय वगैरह खोलता है तो उस पर बैन है, उसको एक ऑफेंस मानते हैं। अब मान लीजिए किसी ने ऐसा कॉन्ट्रैक्ट उससे करवा लिया कि जो पहले तो समझ में नहीं आया कि वो विधि विरुद्ध है, लेकिन बाद में उसे लगा कि वो विधि विरुद्ध है। और यहाँ प्रतिवादी का दोष ज्यादा होना चाहिए, प्रतिवादी का दोष ज्यादा हो, वादी को कम पता हो, तो यहाँ पर वादी अगर चाहे तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को क्या करा सकता है, विखंडित। विखंडित का मतलब समझ गए ना क्या होता है। पहले विखंडन का मतलब जानते हो क्या होता है, पहले जो कॉन्ट्रैक्ट किया गया था उस कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ दे, खत्म कर दे। ये कौन कर सकता है, न्यायालय। तो न्यायालय ने सेक्शन 27 जो आपने पढ़ा है उसका सब क्लोज फर्स्ट में ये बात की गई कि किन आधारों पर, यानी कि दो आधार ये जो बताए गए, इन आधारों पर कोई भी व्यक्ति अगर ऐसा हुआ है तो कॉन्ट्रैक्ट वो क्या करा सकता है, विखंडित करा सकता है इसको। ठीक। अब यहाँ सब क्लोज 2 में क्या किया गया कि भले ही वादी कोर्ट में चला जाए, पर कोर्ट को अगर लगता है कि नहीं संविदा जो की गई है उसे विखंडित नहीं करना चाहिए, ये न्याय हित में नहीं है, तो वो क्या कर देगा, इनकार कर सकेगा। वो कौन सी टर्म्स कंडीशन है, उसके लिए यहाँ पर बात की गई कि जहां वादी ने अभिव्यक्त या विवक्षित रूप से संविदा का अनुसमर्थन किया हो, कि जब कॉन्ट्रैक्ट किया गया था तो जो वादी है उसने या तो अभिव्यक्त या विवक्षित रूप से, दोनों के टर्म से, या तो क्या किया गया हो एक्सप्रेस तरीके से या इम्प्लाइड के मेथड से उसने कॉन्ट्रैक्ट को एक्सेप्ट किया हो और उसके लिए सहमति दी हो, तो यहाँ पर क्या होगा, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को विखंडित नहीं किया जा सकता। पहली टर्म्स कंडीशन ये हो गई। ठीक है, इतना क्लियर हो रहा कि नहीं, ये बताइए जल्दी से। ठीक है, अगला देखिए जरा, खा नंबर पॉइंट पे देखो क्या कह रहे हैं कि जहां परिस्थितियों के परिवर्तन के कारण, पहले जो जब कॉन्ट्रैक्ट किया गया था तब परिस्थितियां नॉर्मल थी, लेकिन जो संविदा किए जाने के पश्चात बदल गई हैं। लेकिन वो बदली कैसे, जो पक्षकार जो है ना, प्रतिवादी है, उसने कोई ऐसा कार्य ना किया हो कि जिससे परिस्थितियां बदल जाएं, तो अपने आप ही बदल गई हैं। तो पक्षकारों को उस स्थिति में सार्वभूत रूप से प्रत्यावर्तित नहीं किया जा सकता जिसमें वे थे, यानी संविदा की गई थी। तो यहाँ अगर संविदा का जो पालन है वो करवाना कंपलसरी नहीं होगा, यहाँ पर न्यायालय ऐसी संविदा को विखंडित करने से रोक सकता है, यानी कि मना कर सकता है। जैसे किसी ने कहा कि भाई अगली तारीख को, 1 तारीख को मैं आपको नगद 50,000 रुपए घर पे दूंगा, मान लो ऐसा कॉन्ट्रैक्ट किया कोई। अब क्या हुआ कि जब वो 50,000 रुपए देने गया तो देखा कि नदी इतनी ज्यादा चढ़ गई है कि वहां से वहां तक का जो आवाजाही, जो आवागमन है वो बंद हो गया है, पहाड़ टूट टूट के रोड पर गिर गए हैं। तो क्या अब वो 50,000 वहां कैश देने जा पाएगा, नहीं जा सकता। तो ऐसी जो सिचुएशन होंगी उसमें कोर्ट क्या कहेगा कि ये जो परिस्थितियां जो परिवर्तित हुई हैं
उसके कारण अगर कोई संविदा से इनकार करने के लिए बात करे, विखंडित कराने के लिए पहुंच जाए, नहीं साहब हमारा कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल होगा, तो कोर्ट मना कर देगा, नहीं नहीं अभी रुको, जब तक ये परिस्थितियां नॉर्मल नहीं हो जाएं तब तक आप ऐसा नहीं कर सकते। लेकिन ये इसमें एक टर्म्स कंडीशन और डाल दी गई, कौन सी, जो ये कहा गया देखो, स्वयं प्रतिवादी द्वारा किए गए कार्य के कारण ना हुई हो, कि प्रतिवादी रास्ते में खुद ही गड्ढा खोद दे कि नहीं निकल पाएगा तो अच्छा है, कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच हो जाएगा। तो ऐसा कोई भी कार्य पक्षकार के द्वारा, यानी कि जो प्रतिवादी था उसके द्वारा नहीं किया जाना चाहिए, तो यहाँ पर कोर्ट ये इनकार कर सकेगा। ग नंबर पॉइंट पर नजर डालिए, जहां पर व्यक्तियों ने, पर व्यक्ति मतलब दूसरे जो संविदा के पार्ट नहीं है, संविदा के अस्तित्व के दौरान सूचना के बिना सद्भाव पूर्वक एवं मूल्यार्थ अधिकार अर्जित कर लिया हो। तो जहां पर व्यक्ति थे और संविदा के अस्तित्व के दौरान उन्होंने क्या किया, सूचना के बिना सद्भाव पूर्वक एवं मूल्यार्थ अधिकार अर्जित कर लिए हों, तो ऐसी कंडीशन में भी कोर्ट क्या कर सकता है, संविदा के विखंडन से मना कर सकता है। गांव में देखिए, जहां संविदा के केवल किसी भाग का विखंडन इच्छित हो, कोई पार्ट है कॉन्ट्रैक्ट का और उसको विखंडन के लिए इच्छित हों लोग, लेकिन उसे इसलिए संविदा के भाग से अलग नहीं किया जा सकता क्योंकि वो अभिष्ट भाग है, और अगर उसे अलग कर दिया जाए तो संविदा का मूल ही नष्ट हो जाएगा। तो ऐसी संविदा को भी कोर्ट मना कर सकता है। उदाहरण के लिए आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, जैसे किसी यूनिवर्सिटी में कोई एडमिशन ले, तो दोनों में क्या कॉन्ट्रैक्ट होता है कि भाई आप 3 साल तक विश्वविद्यालय की टर्म्स कंडीशन को पूरा करेंगे तो आपको एक डिग्री मिल जाएगी, ये कॉन्ट्रैक्ट हो गया। अब यहाँ पर क्या किया गया, अगर सभी बच्चे ये बोलें कि नहीं साहब मैं पेपर देने नहीं आ पाऊंगा, आप मेरी डिग्री घर भेज देना, बाकी फीस हम जमा कर देंगे, तो ये क्या है, ये कॉन्ट्रैक्ट का जो पार्ट है वो कैसा है, अविशिष्ट पार्ट है, इसको अलग नहीं किया जा सकता। जैसे अभी आप देख रहे हैं कोरोना ड्यूरेशन में भी कि कोई व्यक्ति एग्जाम के लिए मना नहीं कर सकता, लेकिन हाँ कॉमन अगर कोई बात हो रही तो बात अलग है, लेकिन यहाँ पर एग्जाम के लिए कोई मना नहीं कर सकता। अगर व्यक्ति एग्जाम नहीं देता है तो या तो उसे फेल कर दिया जाता है और या फिर उसको न्यू चांस दे दिया जाता है कि भाई आप दोबारा से एग्जाम दे लो, टाइम है आपके पास, तो न्यू चांस प्रोवाइड करवा दिया जाता है। लेकिन एग्जाम कंडक्ट ना करना या एग्जाम ना देना, इसको इस कॉन्ट्रैक्ट से अलग नहीं किया जा सकता, तो इसके लिए ऐसे कॉन्ट्रैक्ट का विखंडन कराने के लिए कोर्ट मना कर सकता है। अभी क्लियर हुआ कि नहीं, ये बताइए आप लोग प्लीज। थोड़ा सा सेक्शन 28 पर नजर डालते हैं, तो यहाँ बात की गई कि स्थावर संपत्ति के विक्रय या पट्टे के लिए संविदाओं का कतिपय परिस्थितियों में विखंडन जिनके विनिर्दिष्ट पालन की डिक्री की जा चुकी है। फिर से रिपीट कर रहा हूं, स्थावर संपत्ति के विक्रय करना या फिर पट्टे के लिए संविदाओं का कतिपय परिस्थितियों में विखंडन, कुछ विशेष परिस्थितियां हो जिनमें कौन कौन सी, स्थावर जो संपत्ति है उसके विक्रय के लिए या उसके पट्टे के लिए जो संविदाएं की गई है उनका विखंडन, क्या उनको विखंडित किया जा सकता है। फिर बात की गई कि जिनके विनिर्दिष्ट पालन की डिक्री की जा चुकी हो और कोर्ट ने उनके पालन के लिए डिक्री भी कर दी हो, तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, देखिए जरा ध्यान दें। आप पढ़ रहे हैं सेक्शन 28 का सब क्लोज फर्स्ट, जहां किसी बाद में स्थावर संपत्ति के विक्रय या पट्टे के लिए किसी संविदा के विनिर्दिष्ट पालन के लिए कोई डिक्री की जा चुकी हो और क्रेता या पट्टेदार डिक्री द्वारा मंजूर की गई कालावधि या ऐसी अतिरिक्त कालावधि जो न्यायालय मंजूर करे के भीतर क्रय धन या अन्य राशि जिसका संदाय उसे न्यायालय द्वारा आदेशित किया गया है और संदाय नहीं करता है, तो विक्रेता या पट्टाकर्ता उसी बाद में जिसमें डिक्री की गई है वो संविदा विखंडित किए जाने का आवेदन कर सकेगा, और ऐसे आवेदन पत्र पर न्यायालय आदेश द्वारा संविदा या तो जहां
तक व्यतिक्रम करने वाले पक्षकार के विषय में या संपूर्णता यथा मामले में न्यायालय द्वारा अपेक्षित हो वो विखंडित कर सकेगा। कौन कर सकेगा यहाँ पर? कोर्ट। कब? जब उस पक्षकार के द्वारा आवेदन ऐसे किया जाए। किन परिस्थितियों में? देखो जरा यहाँ पर देखिए क्या कहा गया यहाँ पे, ध्यान देना। अब इसके पॉइंट्स पर एक नजर डालिए। जहां किसी बाद में स्थावर संपत्ति है, संपत्ति कौन सी है? स्थावर। समझ रहे हैं सभी लोग? और क्या किया जा रहा है? विक्रय और फिर पट्टे के लिए दो काम किए गए, एक तो फर्स्ट विक्रय और दूसरा यहाँ पर पट्टे पे दिया जा रहा हो, दोनों में से कोई भी। फिर की गई है कि किसी संविदा के विनिर्देश पालन के लिए कोई डिक्री की जा चुकी है, डिक्री की गई है। अब इसके बाद में क्या हुआ? क्रेता या पट्टेदार जिसने जमीन खरीदी या जिसने पट्टे पर ली, डिक्री द्वारा मंजूर की गई कालावधि और ऐसी अतिरिक्त कालावधि जो न्यायालय मंजूर करे। कालावधि का मतलब यहाँ पर टाइम पीरियड से है। तो डिक्री द्वारा जो मंजूर की गई जो टाइम पीरियड था या कोई अतिरिक्त टाइम पीरियड था या जो न्यायालय ने मंजूर किया है वो समय था के भीतर किराए धन जो खरीदा गया था उसका धन या फिर कोई अन्य राशि जिसका संदाय उसे न्यायालय द्वारा आदेशित किया गया है कि न्यायालय ने कहा कि भाई इतना अमाउंट इतना पेमेंट करना है, वो या फिर वो संदाय नहीं करता है, तो यहाँ पर विक्रेता या पट्टाकर्ता उसी बाद में जिसमें डिक्री की गई है वो क्या करेगा? जैसे देखो जो जिसे पट्टे पर दिया गया जो क्रेता था और या फिर उसने पट्टे पर लिया, डिक्री कर दी गई, न्यायालय ने कहा इतना अमाउंट देना है। मान लो एक 50,000 कीमत की कोई धनराशि चुकानी थी, लेकिन क्रेता ने या जो पट्टेदार था उसने नहीं दिया अमाउंट, तो जिसने बेचा था वो इसके लिए क्या करेगा? उसी कोर्ट में संविदा विखंडन किए जाने का आवेदन कर सकेगा और ऐसे आवेदन पत्र पर न्यायालय आदेश द्वारा संविदा या तो जहां तक व्यतिक्रम करने वाले पक्षकार के विषय में या तो संपूर्णता या यथा मामले में न्याय द्वारा अपेक्षित जैसा हो वैसा यहाँ पर क्या कर सकेगा? उसे विखंडित कर सकेगा। इतना समझ आया सभी को? बताओ जल्दी से। देखिए सीधी सी, हाँ ओके ठीक है, चलिए जरा ध्यान दीजिए सब क्लोज नंबर 2 पर। जहां उपधारा 1 के अधीन कोई संविदा विखंडित की गई हो, उपधारा 1 में आपने ऊपर पढ़ा उसके अकॉर्डिंग कोई संविदा विखंडित की गई है, तो यहाँ पर न्यायालय क्या करेगा? देखिए जरा ध्यान दीजिए। नंबर का क्रेता या पट्टेदार को निर्देश देगा यदि उसने संविदा के अधीन संपत्ति का कब्जा भी प्राप्त कर लिया हो तो विक्रेता या पट्टाकर्ता को ऐसा कब्जा प्रत्यावर्तित कर दे। तो उपधारा 1 के अधीन जहां बेचने की संविदा की गई हो या पट्टे पर देने की संविदा की गई हो और उसके बदले में कुछ प्रतिफल देने की बात की गई हो न्यायालय की डिक्री के द्वारा और व्यक्ति ने ना दिया हो, तो क्या करेगा आप? तो फिर जिसने बेचा था वो व्यक्ति फिर से कोर्ट चला जाता है, तो फिर से वो आवेदन लगाएगा। साहब इसने तो पैसे ही नहीं दिए, तो कोर्ट क्या करेगा? चलो पैसे नहीं दिए तो इनकी जो जमीन आपने जो कब्जा लिया था वो संपत्ति का कब्जा छोड़ करके उसे तुरंत रिटर्न वापस कर दो। किसको? विक्रेता को या जिसने फिर पट्टा किया हुआ था उसको। तो कब्जे को क्या करवा देगा? वो प्रत्यावर्तित कर देगा। कहाँ पे जरा ध्यान दीजिए। विक्रेता या पट्टाकर्ता को समस्त भाटकों लाभों, समस्त भाटकों मतलब भाटक मतलब किराया, लाभ मतलब प्रॉफिट आप समझते हैं, का संदाय किए जाने का जो संपत्ति की बाबत उस दिनांक जब क्रेता या पट्टेदार द्वारा इस प्रकार कब्जा भी प्राप्त किया गया था से विक्रेता या पट्टाकर्ता को कब्जा प्रत्यावर्तित करने तक प्रोद्बुद्ध हुआ, यानी कि जो किराया उत्पन्न हुआ हो उससे या जितनी धनराशि का उसका जैसे नुकसान जो हो रहा हो, कोर्ट को लगता है कि इतने तारीख से 1 महीने तक इन्होंने रखा तो 1 महीने का किराया कितना हो सकता है और 1 महीने तक का इसका प्रॉफिट कितना हो सकता है, वो कोर्ट कैलकुलेट करके उसको वापस दिला सकता है। और यदि मामले में न्याय द्वारा ऐसा अपेक्षित हो तो संविदा के संबंध में क्रेता या पट्टेदार द्वारा अग्रिम धन या निक्षेप के रूप में संदत किसी राशि का प्रतिदाय करने का हो तो उसके लिए भी यहाँ पर कोर्ट क्या कर सकता है?
निर्देश दे सकता है कि जो तुमने एडवांस लिया था वो भी दो, और जो 1 महीने तक तुमने जो कब्जा बना करके रखा है 1 मंथ का किराया, और उससे जो भी प्रॉफिट हुआ हो वो प्रॉफिट किसको दे, जिसने बेचा था, यानी कि विक्रेता को। क्लियर हो गया इतना? कंचन मैडम? ठीक, मुझे लग रहा है गायब हो गए आपके। कोई नहीं, उसको थोड़ा थोड़ा सा करके पढ़े, इसीलिए तो ना, थोड़ा टिपिकल तो है ही, लेकिन उसमें क्या है, सीधी सीधी सी बात की गई, लेकिन बस उसे समझने में थोड़ा सा टाइम लगता है, थोड़ा सा टिपिकल वर्डिंग है और कुछ नहीं है। चलिए थोड़ा थोड़ा सा करके पढ़िए, कोई बात नहीं, दो दो चार चार सेक्शन करके कंप्लीट हो जाएगा वो। देखो अभी इसमें जो आपने ऊपर पढ़ा उसमें ज्यादा टिपिकल नहीं है, सिंपल सी बात है कि जिसने, विक्रेता ने किसी को पट्टे पर कोई चीज दी है या कोई सामान उसने बेचा है तो उसे बदले में पैसे मिलना चाहिए, और जब व्यक्ति ने पैसे नहीं दिए तो वो कोर्ट में जा सकता है कि भैया कॉन्ट्रैक्ट जो हुआ था सर उसे कैंसिल कर दीजिए, आप तोड़ दीजिए, तो वो विखंडित कर देंगे। अब इसके बाद में उसने 1 महीने तक पोजीशन रखा, तो जिसकी जमीन थी या जिसकी प्रॉपर्टी थी उसको तो कुछ नुकसान हुआ होगा, उसने जो प्रॉफिट लिए हों, तो दूसरे सेक्शन में यही कहा कि भाई इसके जो प्रॉफिट लिए हैं वो उसे वापस कर दो। और फिर क्या कहा गया कि इससे अगर कुछ एडवांस लिया तो वो भी वापस दे दो, बस इतना सा मैटर था उसमें। हाँ, लैंग्वेज जरूर टिपिकल है, ये मैं मान रहा हूँ। चलिए जरा आगे जरा ध्यान दीजिए, सब क्लोज नंबर 3 पर। कौन सा सेक्शन पढ़ रहे हैं आप? सेक्शन 28 और सब क्लोज नंबर 3। देखो, यदि क्रेता या पट्टेदार क्रय धन अथवा अन्य राशि का संदाय करता है, कौन करता है? क्रेता, जिसने खरीदा था या जिसने पट्टे पर लिया था, वो क्रय धन या अन्य राशि का संदाय करता है जिसका उसे डिक्री के अधीन उपधारा 1 में निर्दिष्ट कालावधि के भीतर संदाय करने का आदेश दिया गया हो, तो न्यायालय उसी बाद में किए गए आवेदन पत्र पर क्रेता या पट्टेदार को ऐसे अतिरिक्त अनुतोष जिसके वे हकदार हों अधिनिर्णित कर सकेगा, और समुचित मामले में निम्नलिखित समस्त या कोई अनुतोष को सम्मिलित करते हुए, अर्थात काम में जरा ध्यान दीजिए, कहा गया कि विक्रेता या पट्टाकर्ता द्वारा किसी उचित हस्तांतरण या पट्टे का निष्पादन, और खा में ऐसे हस्तांतरण या पट्टे के निष्पादन पर संपत्ति का कब्जा या विभाजन एवं पृथक कब्जे का प्रदान। देखिए, अगर यहाँ पे सीधी सीधी सी बात की गई है, दो चीजें आप यहाँ पे समझिए। जो क्रेता था या जो पट्टेदार था, उसने क्या किया, किराए धन या अन्य कोई राशि जो उसे देनी चाहिए थी, जो टाइम पीरियड यहाँ फिक्स किया गया था कि इतने में ये पेमेंट कर देंगे, और वो पेमेंट कर दे, तो फिर यहाँ पर जो विक्रेता है उसका क्या कर्तव्य बनता है? विक्रेता है या जो पट्टा करता है, तो उसको चाहिए कि उचित हस्तांतरण या पट्टे का निष्पादन करे। उचित हस्तांतरण का मतलब कि जो रीजनेबल हो, जिस जो प्रोसेस हो उसके अकॉर्डिंग उसे प्रॉपर्टी ट्रांसफर करे। अगर बेची है तो उसके लिए रजिस्ट्री होती है, रजिस्ट्री करिए। पट्टे पे दिया है तो उसे पट्टा करके दीजिए, जब उसने पेमेंट कर दिया है तो। खा में बात की गई कि ऐसे हस्तांतरण या पट्टे के निष्पादन पर संपत्ति का कब्जा, भाई डॉक्यूमेंटेशन तो आपने कर दिया काम है, लेकिन उसे अब यहाँ पर कब्जा भी दिलाया जाए संपत्ति का, या विभाजन एवं पृथक कब्जे का प्रदान, या अगर कहीं बंटवारा होना तो उसे बंटवारा करके उसे उतनी जगह दिलाई जाए जिसके लिए उसने पेमेंट किया है, या पृथक कब्जे की बात की गई तो उसे अलग से कब्जा दिलाया जाना चाहिए। नेक्स्ट जरा ध्यान दीजिए, यहाँ पर 4th नंबर में, किसी अनुतोष की बाबत जिसका इस धारा के अधीन दावा किया जा सके। कोई भी अनुतोष रिलीफ की बात की गई, और कोई पृथक बाद यथास्थिति किसी विक्रेता, क्रेता, पट्टाकर्ता, पट्टेदार की प्रेरणा पर नहीं लाया जा सकेगा। तो देखो यहाँ पर क्या कहा गया, ध्यान देना। किसी अनुतोष की बाबत जिसका इस धारा के अधीन दावा किया जा सके, और कोई पृथक बाद यथास्थिति किसी विक्रेता, क्रेता, पट्टाकर्ता या पट्टेदार की प्रेरणा पर नहीं लाया जा सकेगा। अलग से कोई बात नहीं लाया जा सकेगा, जो चल रहा है उसी में आप ऐड करा सकते हैं। नेक्स्ट जरा ध्यान दीजिए, 5 में, इस धारा के अधीन किन्हीं भी कार्रवाइयों के व्यय न्यायालय के विवेक पर होंगे। जो कार्रवाइयां की गई हैं उससे संबंधित जो खर्चे होंगे वो कैसे मिलेंगे? कोर्ट के स्वविवेक पर निर्भर करता है कि वो कितना दिलाए। इतना समझ आ गया सभी को? आवाज नहीं आ रही आज तो।
हाँ चलिए, ओके चलिए सेक्शन 29 पर एक बार नजर डालिए। बस छोटे छोटे से और हैं, जल्दी आ जाएंगे। देखिए, विनिर्दिष्ट पालन के बाद में विखंडन के लिए अनुकल्पित प्रार्थना। विनिर्दिष्ट पालन के बाद में विखंडन के लिए अनुकल्पित प्रार्थना करने की बात की गई। तो देखिए यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, किसी लिखित संविदा के विनिर्दिष्ट पालन के लिए कोई वाद संस्कृत करने वाला कोई वादी अनुकल्पता प्रार्थना कर सकेगा कि यदि संविदा विनिर्दिष्टता परिवर्तित नहीं की जा सके तो वह विखंडित कर दी जाए। अगर संविदा का विनिर्दिष्टता पालन नहीं किया जा सकता है तो उसे विखंडित कर दी जाए और रद्द किए जाने हेतु प्रदत्त कर दी जाए। फिर और न्यायालय यदि वह संविदा के विनिर्दिष्टता पालन से इनकार करे तो तदनुसार उसको विखंडित एवं प्रदत्त किए जाने का निर्देश दे सकेगा। तो कहा गया कि जहां संविदा का विनिर्दिष्ट पालन नहीं किया जा सकता है तो उसे विखंडित कर दी जाए। ऐसा केस के लिए प्रार्थना कर सकता है, और कौन कर सकता है, जो संविदा का पक्षकार हो वो इसके लिए ऐसा कर सकता है। तो कहा गया कि वाद संस्थित करने वाला कोई वादी, ठीक है, कौन कर सकता है। यहाँ पे एक क्वेश्चन बन रहा है, यहाँ पे जरा ध्यान दीजिए। देखिए क्या कहा, विनिर्दिष्ट पालन के विखंडन के लिए अनुकल्पिक प्रार्थना कौन कर सकेगा, जो वाद संस्थित करने वाला जो वादी है वो यहाँ पे कर सकता है। ठीक, या तो साहब संविदा का पालन करवा दो, नहीं करवा पा रहे तो उसे विखंडित कर दो। सेक्शन 30 देखिए जरा जल्दी से ध्यान दीजिए। न्यायालय विखंडित कराने वाले पक्षकारों से साम्य बरतने की अपेक्षा कर सकेगा। इसमें क्या है, किसी संविदा का विखंडन न्याय निर्णीत करने पर न्यायालय उस पक्षकार से जिसे ऐसा अनुतोष अनुदत्त किया गया है अपेक्षा कर सकेगा कि कोई लाभ जो उसने अन्य पक्षकार से प्राप्त किया हो जहां तक हो सके प्रत्यावर्तित करे और उसे कोई प्रतिकर दे जो न्याय द्वारा अपेक्षित हो। यह मैटर समझ में आया? फिर से देख लो जल्दी से। देखो क्या कहा गया, न्यायालय विखंडित कराने वाले पक्षकारों से साम्य बरतने की अपेक्षा कर सकेगा। और इसमें कहा गया कि किसी संविदा का विखंडन न्याय निर्णीत करने पर, संविदा का विखंडन न्याय निर्णीत हो गया कोर्ट के द्वारा, अब न्यायालय उस पक्षकार से जिसे ऐसा अनुतोष अनुदत्त किया गया है, जिसको रिलीफ दिया गया है, तो न्यायालय उससे क्या अपेक्षा कर सकेगा कि कोई लाभ जो उसने अन्य पक्षकार से प्राप्त किया हो, कोई भी लाभ जो उसने अन्य पक्षकार से प्राप्त किया हो उस ट्रांजैक्शन के, उस कॉन्ट्रैक्ट के बदले में जिसके यहाँ पर विखंडित किया गया है, तो जहां तक हो सके उसे प्रत्यावर्तित करे, मतलब रिटर्न करे या उसके बदले में कुछ भी उसकी पूर्ति करे, और उसे कोई प्रतिकर दे जो न्यायालय द्वारा अपेक्षित हो। भाई जो कॉन्ट्रैक्ट किया गया था उसमें जो आपने एडवांस लिया या कोई भी किसी भी तरह का अलग से फायदा प्राप्त किया है तो उस फायदे को वो रिटर्न वापस करे या उसके बदले में उसकी भरपाई करे जैसे भी हो, और ना हो सके तो यहाँ पर प्रतिकर भी दे। ये कौन सा सेक्शन था? सेक्शन 30। क्लियर हो गया इतना गाइस? हेलो, चलो ठीक है साहब, आज की क्लास को हम यहीं पर स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट क्लास में फिर आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए ओके।